नमस्कार, मैं राहुल। इस वीडियो में जो आदमी है ना, वो इस देश का उस वक्त का प्रधानमंत्री है। दूसरा व्यक्ति वित्त मंत्री है। और जो चैनल ये वीडियो बना रहा है, वो देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल होने का दावा करने वाला आज तक है। रुपया तब भी गिर रहा था और आज भी गिर रहा है, लेकिन आज रुपए से पहले चैनल गिर चुका है। क्योंकि आज उनमें इतनी हैसियत और हिम्मत नहीं है जो उस देश की प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के ऊपर ऐसा ही वीडियो बना करके सवाल उठा सके। मैं जब ये बात कहता हूँ कि मीडिया गिरा है, तो मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा होता। मैं आपको इस बात के लिए चिता रहा होता हूँ कि अगर आज भी आप नहीं समझे तो मीडिया आपसे वो सारी चीजें छीन लेगा जो आपके हाथ और अधिकारी है। चैनल भी वही है, समस्या भी वही है और देश भी वही है। बस पार्टी और प्रधानमंत्री बदल जाने भर से वीडियो बनना बंद हो गया है। रुपया जिस तेजी से पहले गिरा था, आज उससे 2 गुने ज्यादा रफ्तार से गिर रहा है। मगर इस देश की मेनस्ट्रीम मीडिया की तमाम बाहरी चैनल, चाहे आज तक हो, न्यूज जी टीवी हो, एनडीटीवी हो, टीवी 9 भारत वर्ष हो, अर्नब गोस्वामी की चैनल हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसा कार्टून वीडियो बना के दिखा सके या वित्त मंत्री के ऊपर ऐसा कार्टून वीडियो बना के दिखा सके और उन दोनों लोगों गिरते हुए रुपए का जिम्मेदार ठहरा सके। बल्कि चैनल तो उल्टा ये प्रोपेगेंडा चला रही है कि असल में रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हो रहा है। कुछ चैनल ये प्रोपेगेंडा भी फैला रहा है कि कमजोर होने से भारत के अर्थ की व्यवस्थाओं को फायदा है। पर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, इस वक्त देश में 3 चीजें बहुत रफ्तार से गिर रहा है। पहला रुपया, दूसरा इस देश की मीडिया और तीसरा जनता का इस देश की मीडिया पर भरोसा। अगर मीडिया ऐसे ही सरकार की कठपुतली बना रहा और धरपुक बना रहा, तो आप यकीन मानिए एक दौर ऐसा आएगा जब लोग ये सवाल करेंगे कि उस वक्त बोलना था तो ये मीडिया खामोश क्यों था। और इन सभी एंकरों की पुतली जाएंगे और इतिहास में लिखा जाएगा कि एक दौर आया था जब कायर पत्रकार और धरपुक पत्रकारिता पैदा हुआ। और ऐसे ही आप सभी को पता ही है, $1 90 से अधिक हो गया, यानी रुपया 90 से पार चला गया, 89 के पास गया तो इतिहास बना। 3 दिसंबर को $1 90 के पार ही चला गया। रुपए का वास्तविक मूल्य क्या है? 90 ही है या उससे अधिक हो सकता है? रिजर्व बैंक रुपए को बचाने के लिए कितना डॉलर खरीद रहा है? और रुपया क्या 100 की पार भी चला जाएगा? $1 100 का। बुधवार की सुबह $1 90 13 पैसा का हो गया और ये पहली बार हुआ। इसके पहले जब 89 के पार गया वो भी पहली बार था, 85 के पार गया वो भी पहली बार था, 80 के पार गया वो भी पहली बार हुआ। जैसे 2023 में प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी गया तो खबर छपी, पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी गया है। इस तरह पहली बार की तरह अपना रुपया पहली बार $90 के पार चला गया। उद्योगपति उदय कोटक ने कहा है कि रुपया 90 के पार गया है। इसके पीछे ये भी वजह हो सकती है कि विदेशी भारत के स्टॉक मार्केट से पैसा निकल रही है, बेच रही है और उसकी जगह भारतीय निवेश खरीद रही है। समय बताएगा कौन स्मार्ट था। फिलहाल विदेशी निवेशक स्मार्ट लग रही है। डॉलर की टर्म में निपटेगा। 1 साल का रिटर्न 0 है, लेकिन ये लंबा खेल है। समय आ गया है कि भारतीय बिजनेसमैन अपनी आरामगाह से बाहर आए। उदय कोटक कह रही है कि डॉलर की टर्म में निफ्टी का रिटर्न 0 है। हो सकता है रुपया गिरने से और बाहर से डॉलर नहीं आने से उनकी कंपनियों पर असर पड़ रहा हो। कम से कम एक आवाज तो मिली जो कर्णों की तरफ इशारा कर रही है। और आपको पता ही है, 5 दिसंबर को इस देश की लगभग 1000 फ्लाइट रद्द हो गया। जो हाल इस देश की रेलवे स्टेशन का होता था, वही हाल एयरपोर्ट का था। लोग अपनी सामान और घर पहुंचने के लिए चीख पुकार लगा रही थी। एयरपोर्ट सर्विस के लोगों और पब्लिक जिनको ट्रेवल करना था, उनके बीच में आर्मी को आना पड़ा, पुलिस को आना पड़ा। स्थिति इतनी बिगड़ गई, बाद में लगभग 850 से 860 के आसपास फ्लाइट थी, जो पूरी एक हफ्ता में लगभग 2300 से 24 ट्रिप पूरी करती है। अब समस्या ये कि ये पूरी काम 3 एयरलाइन एजेंसी कर, जिसमें इंडिगो, एयर इंडिया और एलायंस एयर। इंडिगो इसमें से 7% मार्केट को कैप्चर करती है। और मजेदार बात यह है कि यही इंडिगो बीजेपी को 31 करोड़ का चंदा भी देती है। इस मिसाल के रिकॉर्ड के आधार पर इलेक्ट्रिक बॉन्ड की रिपोर्ट पर उसकी लाभा भी 20 से 25 करोड़ का चंदा इंडिगो ने दिया। लेकिन कैसे दिया है, किससे दिया है, ये आपको पता भी नहीं।
और मेरे को भी पता नहीं लग रहा। यानी मोटा मोटा माने तो 60 करोड़ का चंदा, पॉलिटिकल का चंदा इंडिगो ने दिया। लेकिन जब हमें 2014 में पलट के दिखेंगे तो हमें दिखाई देता है कि 3 कंपनियां की जगह 60 कंपनियां थी जो फ्लाइट को मैनेज कर रही थी उड़ाने भरने। जब इन 4 कंपनियां गायब हुई तो बचे 3 कंपनियां। इनमें से 3 कंपनियां में से विजय एयरलाइंस एयर है, उसके पास केवल 18 फ्लाइट है, यानी वो लगभग 5 से 10% मार्केट भागीदारी दिखा रही है और लंबे समय में बंद होने की तर्ज पर है। अब बचे 2 कंपनियां, इंडिगो और एयर इंडिया। इसी को कहा जाता है मोनोपोली। आप सोचिए कि जब सिर्फ एक एयरलाइन कंपनी बचेगी और वो ये तय कर ले कि उसको किसी स्पेसिफिक दिन पर फ्लाइट की रेट 80-90 हजार करने हैं, तो आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं बचेगा। आप ना चाहते हुए भी उसकी आगे झुकेंगे, उसकी गुलाम को स्वीकार करेंगे और 90,000 फ्लाइट में यात्रा करेंगे। इस मोनोपोली को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ाने में पूरा योगदान दिया है। वो 4 भारी कंपनियां जो बंद हुई, सरकार ने उनको सहयोग नहीं दिया। सवाल ये खड़ा होता है कि बाप जब अपनी बेटी के लिए रोते हुए कहता है कि मुझे केवल पेट चाहिए, तब एयरलाइन कंपनियां कितनी सेंसिटिव दिखा देती है। 80-90 हजार रुपया फ्लाइट के लिए चार्ज करने वाली एयरलाइन कंपनी आपके बारे में क्या सोचती है? आप समझिए, जो मोनोपोली की शिकार आज फ्लाइट में हुई, वही मोनोपोली इंटरनेट की दुनिया में भी चल रही है। अगर जियो अकेली दमदार कंपनी बची तो एक दिन के लिए उसने आपका इंटरनेट शट डाउन कर दिया तो ऑनलाइन पेमेंट ले करके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तमाम क्रिएटर की दुनिया में बोतल आ जाएगा और पावर एक आदमी के पास सेंट्रिक हो जाएगी। जरा सोचिए, भारत में प्रोजेक्ट तो बड़ी जोरदारी से होती है, जैसे बुलेट ट्रेन हुई थी, मगर उनकी खत्म होते होते आपका बुढ़ापा निकल जाता है। भोपाल मेट्रो 3 साल लेट चल रही है, हजारों करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन आउटपुट कोई नहीं। भोपाल की मेट्रो का वादा था 2022 में शहरों को 2 गुनी रफ्तार मिलेगी, लेकिन 2025 आ गया और सच्चाई ये है कि 26% काम ही पूरा हुआ है। इस मेट्रो प्रोजेक्ट का ही शिलान्यास मोदी जी की तस्वीर के साथ हाथ जोड़ करके हुआ था, जो मेट्रो स्टेशन के बाहर अक्सर आप देख जाएंगे। मगर अगर 5 साल देरी से कम चल रहा है तो जवाबदेही मोदी की नहीं है, वो ठेकेदार की होगी। एक प्रोजेक्ट जो जनता की पैसे से चल रहा है, जिसके लिए बजट पहले ही पास हो चुका है, जिसके लिए बड़े बड़े मॉडल, इवेंट, पोस्टर लगा के प्रचार भी हो चुका है, पर मेट्रो अभी अधूरा है। अब तक खर्च हो चुका है 21,000 करोड़। हर रोज 3 करोड़ नुकसान हो रही है। हर 24 घंटे में जनता का 3 करोड़ बर्बाद हो रही है। और सबसे बड़ा झटका 2018 में जिस प्रोजेक्ट की कीमत 6,900 करोड़ थी, अब 10,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है, यानी 2 गुना खर्च पर काम आधा भी नहीं। कुछ जगह तो पिलर की ऊंचाई इतनी कम बनी कि गाड़ियां लेने लगी। मेट्रो स्टेशन तो बना दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि रोड से मेट्रो स्टेशन की ऊंचाई काफी कम है। जो गाड़ियां यहाँ से गुजर रही है, वो गाड़ियां यहाँ पर टकराते हुए आगे बढ़ रही हैं। जब निशान हुए, जब यहाँ पर देखिए कंक्रीट टूटा, तब अधिकारियों की नींद खुली। रोड को खोद दिया गया है ताकि हाइट को बढ़ाया जा सके। थाली में देखिए डामरीकरण किया गया था, इसमें भी पैसे खर्च हुए, लेकिन ये सब पैसे बर्बाद हो गए। अब फिर से इसको खोदा गया है। अब अगर यहाँ से कोई गाड़ी गुजरेगी तो CMRS की रिपोर्ट में भी देरी का जिक्र किया गया है, डिजाइनिंग की गलती बताया गया, रफ्तार को भी धीमा बताया गया। ये सब किसी पार्टी का नहीं, ये सवाल हमारे शहर का और टैक्स पेयर का पैसा है। 2025 से 2027 तक यानी 5 साल देरी। कौन इसका जिम्मेदार, कौन भरेगा इसका पैसा? अगर आप अपना लोन देने में 2 दिन चूक जाए तो ब्याज बढ़ जाता है। वही सरकार जब अपनी चीजों को टाइम से डिलीवर करने में 10 साल लेट हो जाए तो उससे सवाल करने में डरता क्यों? लेकिन अब मोदी ने विदेशी नेताओं की, यानी राहुल गांधी यानी नेता विपक्ष की ही मिलने पर ही रोक लगा दी। इस बात की सबूत मैं दूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल है .20@capitals, नाम है राहुल। भारत में लोकतांत्रिक परंपरा हमेशा रहा है, जब भी कोई विदेशी नेता या डेलीगेशन भारत आता है, वो नेता विपक्ष यानी LOP से जरूर मिलता है। ये परंपरा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी थी, मनमोहन की सरकार में भी थी, बस नरेंद्र मोदी को सरकार। राहुल गांधी ने मीडिया से सब कहा कि मोदी सरकार विदेशी मेहमानों को पहले से ही कह देती है कि LOP यानी विपक्ष के नेता से मत मिलना, यानी दुनिया भर के नेताओं को इंडिया का विपक्ष नहीं देखना चाहिए, ऐसा आदेश दिया जाता है। आखिर नरेंद्र मोदी को किस बात की डर है? विदेशी डेलीगेशन राहुल गांधी से मिलकर क्या सुन लेगा, या फिर उन्हें डर है कि दुनिया को असली सच्चाई पता चल जाएगी? विपक्ष भी देश का प्रतिनिधित्व करता है, विपक्ष भी जनता चुनता है, लेकिन मोदी सरकार विपक्ष के ऐसा ट्रिक करती है जैसे वो दुश्मन हो, लोकतंत्र की हिस्सा नहीं है।
ये साफ है कि मोदी सरकार नियम नहीं मानती है, परंपराओं नहीं मानती है, लोकतंत्र नहीं मानती है, बस अपनी मनमानी चलाती है और विपक्ष की आवाज हर जगह दबाना चाहती है, देश में भी दुनिया में भी। विदेशी नेताओं को भी विपक्ष से मिलने से रोकना वैसे एक बात तो साबित करता है, मोदी सरकार डरती इस बात की है, एलओपी से विदेशी नेताओं को क्यों मिलने नहीं देती है। इसीलिए कहा जाता है मोदी सरकार डरती है विपक्ष के नेता राहुल गांधी से। और क्या आपको पता है, दुनिया में पत्रकारिता को गला घोटने वाली एक तमाम लोगों की ऑफिशियल लिस्ट जारी होती है और इस बार इस लिस्ट में भारत के भी 2 लोगों ने अपना स्टेटमेंट स्थापित किया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSS ये वही संस्था है जो हर साल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है, जहां भारत दुनिया में 151 स्थान पर है और इस साल इस विश्व की सबसे बड़ी नेता यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से होता है। RSS में आप और नया सूची जारी किया जिसमें प्रेस फ्रीडम प्रीडेटर कहा गया है। इसमें वो लोग एक संगठन आती है जो पत्रकारों को धमकाती है, जेल में डालती है, हमला करती है, मीडिया को दबाती है, प्रोपागेंडा चलाती है, जरूरत पड़ने पर उनकी हत्या भी करवाती है। और चौंकने वाली बात यह है कि इसमें 2 नाम भारत से भी शामिल है। पहला नाम है गौतम अडानी, हमारे देश की प्रधानमंत्री की सबसे करीबी मित्रों की नेतृत्व करने वाले अडानी ग्रुप और हिंदुत्व समर्थक वेबसाइट ऑफ इंडिया। ये लिस्ट हल्की नहीं है, इसमें दुनिया का सबसे बड़ी ताकतवर नाम भी शामिल है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सौद, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, बेलारूस के लुकाशेंको, यहाँ तक कि इलॉन मस्क का नाम भी इसमें शामिल है, जिन्हें पत्रकारों को डराने, धमकाने और मारने के लिए दिखाया गया। सोच में इजराइल डिफेंस भी शामिल है फोर्स का, जिनमें लगभग 220 पत्रकारियों मौत के लिए जिम्मेदार बताया गया। यह मरता था वर्किंग फोर्स की सेना सरकार भी शामिल है। तो सवाल यह है कि दुनिया प्रेस की आज़ादी का जश्न मना रही है, तब इस लिस्ट में भारत कैसे पहुंच गया, मैं आपको बताती हूँ। भारत पहुंचा मुकेश चंद्रकार की मौत से, भारत पहुंचा राजीव पत्रकार की मौत से, भारत उन तमाम पत्रकारों की मौत से पहुंचा है जो रियलिटी बताना चाहती है। आपके लिए ही कहा है। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूँ राहुल।